हमारे भाटापारा विधानसभा के ग्राम तरेगा के संग्रहण केंद्र में स्वयं गए थे और वहाँ उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि अमानक बारदाना जो वहाँ उपयोग में लाया गया और आज माननीय मंत्री जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि वह सभी जो बारदाना उपयोग किया गया वो मानक पाया गया करके। तो मेरा प्रश्न यही है कि इसमें जूट उद्योग को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के वहां जाकर के जो उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया था और उनके जो बातें जो वहां के प्रभारी को जो तथ्य सामने जो लाया गया था उन्होंने स्वीकार भी किया था कि बारदाने अमानक है और हमारे यहाँ सदन में भी मीडिया के साथियों के सामने में नाप तोल करके भी देखा गया था कि 470 ग्राम 480 ग्राम बारदाना पाया गया। उसके बाद भी ऐसी कौन सी जांच रिपोर्ट किस अधिकारी के द्वारा किया गया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उसका उस जांच का विवरण उपलब्ध कराएंगे क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्न ध्यान आकर्षण में आ चुका है और पूरा इसमें चर्चा किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, धान खरीदी केंद्र तरेगा विपणन संघ द्वारा प्रदान नया जूट बारदाना अमानक बारदाना होने का शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसकी जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच किया गया। माननीय महोदय द्वारा बिना नमी के जांच कर बारदाने का वजन किया गया, जिसमें 480 ग्राम होना बताया गया, जबकि नमी ज्ञात कर निर्धारित गणना सूत्र अनुसार वजन किए जाने पर बारदाने का औसत वजन 578 से 590 ग्राम तक पाया गया। जूट बारदानों का मानक वजन नमी प्रतिशत की गणना के आधार पर 545 ग्राम से 626 ग्राम तक होता है। इस प्रकार बारदाने निर्धारित गुणवत्ता का होना पाया गया। इस प्रकार शिकायत निराधार पाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा ऐसी जवाब प्रस्तुत करना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और जब सामने हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वहां जाकर के प्रभारी से मिले, प्रभारी द्वारा स्वीकार भी किया गया कि यह अमानक बारदाना था, उसके बाद मंत्री जी द्वारा ऐसा जवाब प्रस्तुत करना बहुत ही शर्मनाक बात है इस सदन के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी पुनरावृत्ति शर्मनाक बात है। मंत्री जी के उत्तर को ये कहना घोर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इसको डिलीट करवाएं। और मैं तो कहता हूँ वो खेद व्यक्त करें, जो उत्तर दिया गया है उससे या सहमत है तो दूसरी प्रक्रिया माने। हाँ, आप प्रश्न कर लीजिए छोटा सा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, विलोपित हो गया। एक आध प्रश्न और करना है तो कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि उस बारदाना के मानक होने का जिस अधिकारी ने भी जांच की है उसका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। चलिए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तरेगा सोसाइटी में जो बारदाना का वजन किया था माननीय नेता जी के द्वारा, उसमें नमी नहीं जोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष, जब जांच कराए नमी से तो जो बारदाना है सही पाया। चलिए सर, इसी बात से संबंधित मेरा प्रश्न है। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था, उस बारदाने का नाप तोल कर आया। वहाँ की समिति के जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा सर ये थोड़ा कम है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता किसी कंपनी का कौन सा बारदाना है, और सरेआम इस तरह से या तो मुझे झूठा साबित किया जा रहा है या सदन को गुमराह करने की बात जैसे सुशांत शुक्ला ने किया, उसी तरीके से बार बार इनके विभाग में सदन को गुमराह करने की बात आती है। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या आप विधायकों की समिति बना के इसे जांच कराना पसंद करेंगे? इस तरह से कितने बार विधायक, नेता प्रतिपक्ष या मंत्री लोग झूठे कहलाए आपके सदन में, ये तो आपको देखना है सर। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक समिति बना दें, सदस्यों की जांच कर लें। हमें इससे कोई इस बात का कुछ दिखाना नहीं है कि मंत्री ने गलत जवाब दिया, कि आपके अधिकारियों ने गलत जवाब दिया। इस तरह से बात इन्हीं के विभाग में ज्यादा आ रहा है। तो
सदन को गुमराह करने की इनकी जो मंशा है, इनके अधिकारियों की मंशा है, उसको ठीक से एक बार सदन के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, विधायकों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक सदन की समिति बना दें। अभी बोरा रखा हुआ है वहां, फिर जाके जांच कर लेंगे। कोई नई बात तो है नहीं, जैसे वो खुद ही कह रहे हैं कि 545 से 626 तक का उसका वजन होता है। अब मैं नापा तो उस दिन था वो 480 ग्राम। कितना नमी जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, क्या करेंगे, तो अलग बात है। सर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो जांच प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत कर दें। माननीय नेता प्रतिपक्ष की मांग है कि जो जांच कराया जाए आपने, और विभाग से एक बार और जांच करा ले। मान लो कोई शंका है तो विभाग से जांच करा ले, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ सदन को गुमराह किया जा रहा है। प्रतिवेदन तो उन्हीं लोगों ने दिया है जो अधिकारी लोग गए होंगे। विधायकों को उपस्थिति में हो जाए, उन्हीं क्षेत्रों में दो तीन विधायकों को ले जाए, उनकी भी जांच करा लें, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसका प्रतिवेदन जो है माननीय जांच कराए हैं, उसका प्रतिवेदन दिए, प्रतिवेदन यही आया है, उसका जो नमी है उसके सही करोगे बराबर प्रस्तुत करवा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 श्री बघेल लक्ष्मण। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दान खरीदी के दौरान अवैध रूप से दान संग्रहित करने परिवहन के जब्त की गई कार्रवाई से संबंधित था। माननीय मंत्री जी ने जब्त किए गए सभी जानकारी प्राप्त हुआ है, लेकिन दान खरीदी के संबंध में मेरा ये कहना है, अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में भारी घोटाला हो रहा है। उसको सरकार नहीं समझ रही है, ना कोई समझ रहा है। और जो हमारे खासकर बस्तर में इस साल वर्षा कम हुआ, लेकिन उत्पादन ज्यादा हुआ। कैसा हुआ उससे संबंध में चिंता करने की जरूरत है। जो अवैध रूप से परिवहन करते इतने धान पकड़ा गया, तो एक चिंता का विषय है कि क्यों ऐसा अवैध रूप से धान आ रही। उत्पादन हमारे 21 क्विंटल हो रहा है प्रति एकड़, तो बाहर से आने की क्या जरूरत, जब करने की क्या जरूरत। तो इसमें चिंता करने, किसान के मामला में ज्यादा कहना नहीं चाहूँगा। 21 क्विंटल खरीदी के संबंध में हमारे पूर्ववर्ती सरकार के संबंध में माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री थे उस समय कमेंट किए थे, चैलेंज भी किए थे कि उत्पादन 21 क्विंटल होता ही नहीं, खरीदी कैसे हो रहा है, आपके और इशारा है ना। तो फिर भी ऐसा इतने धान खरीदी कैसे हो रहा है? लखेश्वर जी, जो मैंने मांग की थी ना उसको सुधार देता। जितना उत्पादन आपने दिखाया उससे ज्यादा आप खरीद रहे हैं, या तो आप गलत खरीद रहे हैं या उत्पादन को सुधरवा लीजिए कहा था आपने, सुधरवाया नहीं उसको। नहीं, अभी सुधारने की जरूरत, सुधारने के लिए आप आए ना, हम लोग सुधार नहीं पाए। इसमें चिंता करने वाले मंत्री जी चिंता करने की जरूरत है, ऐसा कैसे हो रहा है। और मैं इससे संबंधित कुछ पूरक क्वेश्चन करना चाहूँगा। धान की जब्ती के संबंध में, क्या धान परिवहन करते हुए किए गए, जब्त किए गए, क्या घरों से किए गए, प्रदान कर कहाँ जब्त किए गए, घर से कि दूसरी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये धान जब्त हुआ है 7117.67 क्विंटल। ये धान जो है कोचिया के पास से, जैसे उसके पास ज्यादा मात्रा में पाया गया, अवैध परिवहन करते पाया गया, उसमें जो पाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई किया गया है अध्यक्ष महोदय। ये हमारा जांच दल जो टीम है उसके द्वारा पकड़ा गया है, अनुभागीय अधिकारी के द्वारा पकड़ा गया है। तौल में ज्यादा कहीं मिलता है
मान लीजिए उसके यहाँ जितना लाइसेंस उससे ज़्यादा मिलता है उसको जब्त किया जाता जी, ये जो कार्रवाई चल रहा है कोई समय सीमा है क्या, कब तक कार्रवाई हो जाएगी? तो बताने का कोशिश करेंगे। और मान दो बात और है, जो आपने वसूली पर जो राशि वसूली की है उसके लिए कोई मापदंड है क्या, कितने कुंटल में कितना करना चाहिए, क्या करना है? आपने 15 कुंटल के 2660 रुपये किया है, फिर 8 कुंटल के 3312 कुंटल, फिर 36 कुंटल के 16790। इस पर कोई मापदंड है क्या कि इतना हमारा निर्धारित है, इतना जब्त मालों का इतना दरों से वसूली या अर्थदंड करना है, मापदंड? है ये जो जब्त धान हुआ है उसकी राशि नामक वसूल किया गया है राशि माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें मंडी शुल्क के तहत कार्रवाई किया जाता है, तो उसमें राशि नामक समझौता करके राशि वसूल किया जाता है। सीमा जो समय सीमा बता दीजिए कब तक कार्रवाई करेंगे, उनका निराकरण कब से कराएंगे? कार्रवाई और निराकरण कब तक करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय 156 प्रकरण था जिसमें 61 का निराकृत कर लिया गया है, 95 का निराकृत नहीं हुआ है। अति शीघ्र यानी बहुत जल्द इसका निराकरण करवाया जाएगा। चलिए बहुत, चलिए आप पूछिए। एक क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय, इसी संबंध में और करना था। इस समय हमारे उड़ीसा सीमा क्षेत्र है मेरे विधानसभा, इतने भारी मात्रा में उड़ीसा से धान आए, कुछ लोग मंडी से धान आपके फिर सोसाइटी में कई प्रकार है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई होना था नहीं हो पाया। इसको भी आप नोट करिएगा, आने वाला समय में ऐसा ना हो 50% धान मंडी का आपके क्लेम से मिल गया, उत्पादन हुआ ही नहीं तो कहाँ से आएगा धान? मंडी से लेकर तो किसान देगा। तो इसमें चिंता है, शासन की चिंता करने की जरूरत है। और एक हमारे किसान लोग एक गांव से शिकायत किए थे, एक छोटे गिरा का मामला है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उसके पास कम से कम 12 कुंटल धान था। प्रशासन द्वारा जिले गया, खाद्य विभाग के लोग गए, जब्ती किए सब कुछ, लेकिन वो जो जिसके पास था वो पूरे धान लेम्स में दे दिया किसानों को। लेकिन उसमें भी आप लोग बोलते हैं मंडी अधिनियम 2072 के अंतर्गत कार्रवाई प्रक्रिया दे, धान है ही नहीं उसके पास, क्या प्रक्रिया करेंगे आप लोग? धान तो पूरा दे दिया हो। उस समय भी एजीएम को बताया गया कि किसान लोग क्या ऐसा है, लेकिन छोड़ो ना, हमारा विषय है, हम कार्रवाई करेंगे, नहीं करें। इस तरह की प्रशासन का जवाब आता है तो प्रशासन से क्या आशा करोगे? कुछ व्यवस्था सुधारने का? इस तरह की बात हुई खुले, मैं तो आरोप लगाऊंगा शासन के संरक्षण में इस समय धान खरीदी हुआ और अवैध रूप से हुआ और इतने मात्रा में हुआ। आपको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, पूरे हवाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा संरक्षण में पूरे अवैध धान खरीदी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल तो हमारी सरकार ने बम्पर धान खरीदी किया गया है और उसका भुगतान भी कर दिया गया है, और हमारे जो है चेक पोस्ट के माध्यम से जो धान जब्त हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्रवाई की है। 7117 कुंटल धान जब्त किया गया है, उसमें कार्रवाई भी हुआ है माननीय। लेकिन जितना होना था नहीं हो पाया, ये जो बच्चे है उसका भी तो होना था। हम लोग का संरक्षण देखिए, हम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन आपके अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अपन लोगों को क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। और किस जगह होता है उधर तो सुना ही, कलेक्टर नहीं सुनता, ना प्रशासन नहीं सुनता, लेकिन एक सदन में कम से कम आवाज बुलंद करे ना, जाने पहले कम से कम छत्तीसगढ़ लोगों को जाने। इसलिए मैं कर रहा हूँ व्यवस्था सुधारिएगा। ये सबसे बड़ा घोटाला पूरा प्रदेश में हो रहा है, तो धान खरीदी घोटाला हो रहा है।
देख लीजिएगा। आप तो अनाज भी रिपोर्ट किए, शुरू में खरीदी हुआ 12 कुंटल, 7 कुंटल, 10 कुंटल हुआ, अचानक फिर अनाज भी रिपोर्ट कैसे बढ़ गया आपका? फिर 21 कुंटल आ गया 12 कुंटल से। शुरू में 12 कुंटल खरीदी हमने दाना खरीदी हुई, उसके बाद 12 की जगह 21 कैसा हुआ? ये चिंता करने की मेरा कोई बात नहीं है। चिंता आने वाला समय ऐसा हो, लेकिन जो आवाज बताए जिनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या? जी कार्रवाई होगी कि नहीं? जिस तरह से व्यवहार किया, जिस तरह से जब्त नहीं किया गया उसका नहीं, अगर आप बता दें लिख दे देंगे। बकावन के एरिया में है ना, हमारे विधानसभा का क्षेत्र है, अगर सही में कार्रवाई करना है तो करिएगा। इस तरह बहुत बड़ा हो रहा है इस मामले में। ठीक, श्री उमेश पटेल जी इसी में धान खरीदी बहुत सुंदर जवाब आ गया। आप संतुष्ट नहीं हैं? आप नहीं सर संतुष्ट चलिए नहीं है तो पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान किसानों का टोकन काटता है, प्रबंधक टोकन काटता है, तहसीलदार एसडीएम की जांच कमेटी बनती है, वो किसान के घर में जाता है, जांच कमेटी करके उसको जो है फिर आने की अनुमति मिलती है। उसके बाद किसान जब धान लेके आता है केंद्र पे अध्यक्ष महोदय, तो वहाँ पर किसानों की धान जब्ती क्यों की जाती है? जब एसडीएम घर में गया, सब कुछ जांच हुआ, उसके बाद उसके धान को जो है जब्ती कर ली जाती है। आपका धान पाखड़ है, सब कुछ करके पाखड़ के नाम पर, और वही प्रबंधक जो है उसके धान को जो है वहाँ पर सेटलमेंट करके जो है वो अपना कम कीमत में 20 रुपए किलो पे धान को खरीदता है। ऐसा क्यों हुआ अध्यक्ष महोदय? इसको मेरे यहाँ रायगढ़ जिले की समिति प्रभारी के लोगों का जो है शिकायत पहुँच से आया है, इसके मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रकरण है ये बस्तर जिले का, रायगढ़ पहुंच गए आप रायगढ़ का है, लेकिन जो भी है बता दीजिए जो भी है उसको मैं लिखवा लूं। आखिर में मिला धान को भेज दिया, ये है तो इनकी शिकायत भी लिखवा लीजिए। इस तरह से भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लिखे दीजिए, उसकी जांच करा लीजिए। श्री उमेश जी ने उत्तर दिया है कि जो शुरू में आवेदन हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए थे उससे कम लोगों के आज की स्थिति में कम लोग हैं, और इसमें उन्होंने कारण भी बताए हैं। तो ऑब्वियसली आपने जांच कराया होगा, उसके बाद कटते गए होंगे, तो आप कितने बार जांच कराए हैं, कब कब कराए हैं, और हर बार कराने पे कितने लोग कटे हैं उसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो महतारी वंदन योजना के बारे में जो जानकारी पूछा है कि हमने जो इसमें आंकड़ा बताया है 17,27,154 हितग्राही आवेदन भरे हैं, और इसमें जो कमी आई है वो कमी आने का कारण यह है कि काफी लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीच में, कुछ लाभ त्याग कर दिए हैं। कभी ये तो आपने लिख दिया है, जो मैं पूछ रहा हूँ कि जांच कब कब करा है उसको बता दीजिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जांच समय समय पे होते रहते हैं, हर महीने होते हैं, हर दिन जांच होते रहते हैं। विभाग से जांच कराया होगा, जब भी जांच कराया उसका डेट और उसमें कितनी संख्या कम हुई उसको बता दीजिए। अब डेट उपलब्ध करा है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो डेट मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूं। मैं आगे बढ़ जाता हूं जी। आपने कहा कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों ने लाभ त्याग किया, कुछ लोग अपात्र निकले, और एक मामला है जो बस्तर जिले से प्राप्त हुआ जिसमें नाम किसी और का था। तो जब ये आपके संज्ञान में आया तो क्या आपने जांच कराया कि इस तरह के और प्रकरण तो नहीं है कहीं पूरे प्रदेश में, और अगर जांच कराया तो कम से कम उसकी जानकारी दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो कह रहे हैं वो सत्य है। बस्तर जिले के गांव में ये समस्या आया, फर्जी नाम से कोई व्यक्ति के माध्यम से पैसा लिया जा रहा था,
तो कार्यकर्ता के द्वारा कार्यकर्ता के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई, अधिकारियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई। और प्रदेश में ऐसे कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं वही चीज बता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब वो विषय आए तो विभाग में हमने निर्देशित किया और निर्देशित करने के बाद हमें ये पता चला कि अभी एक भी ऐसे विषय नहीं है जो इस तरह से फर्जी नाम से किन्हीं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। आपने जांच कब कराया? आप जांच कराएंगे तो कैसे जांच कराएंगे? आप तो वेरीफाई करेंगे ना सारे डेटा को, तो उसका कोई तारीख हुआ होगा, आपने निर्देश दिया तो उसकी कोई डेट होगी जिसमें विभाग ने जांच किया होगा एक हितग्राहियों के नाम को। अध्यक्ष महोदय जी, यही बात मैं बार बार ही कह रही हूँ, क्योंकि समय समय पे जांच होते रहते हैं और जांच ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए, विभाग ने जांच किया नहीं है, इनके संज्ञान में आने के बाद भी कि कोई हीरो हीरोइन के नाम से भी निकाला जा रहा है, इस घटना होने के बाद भी इस पर जांच नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महतारी वंदन योजना के हितग्राही के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो तो सबसे पहले आयकर दाता ना हो, वो वर्ग 1, 2, 3 ना हो, और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी पात्रता श्रेणी के लिए 21 वर्ष से अधिक हो, कम ना हो, और विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाए, मतलब पात्र हो रही। तो पात्रता की सीमा सिर्फ यही है जो मैं समझाऊं कि वो 21 वर्ष से ऊपर हो, शादीशुदा हो, परित्यक्ता और विधवा भी हो सकती है, प्लस आयकर दाता ना हो। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था उसमें सिर्फ आयकर की बात थी और किसी तरह की क्राइटेरिया की बात नहीं की। तो आपने अपने घोषणा पत्र के बाहर जाकर ये क्राइटेरिया क्यों रखा? मैं क्षमा चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक बार क्वेश्चन को अगर रिपीट करें तो। अच्छा, घोषणा पत्र जिसको घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, आपने उसको तो पढ़ लिया होगा। तो ये योजना बनाते समय क्या उसके वो जो घोषणा थी उससे लेकर ये योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो अलग से क्राइटेरिया क्यों इसमें डिफाइन किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब 2023 के चुनाव में हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे, और हमने 10 मार्च से स्टार्ट भी किया, और लगभग फर्स्ट किस्त में 70 लाख से अधिक महिलाओं को हमने महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक बात अवगत कराना चाहूंगी कि जब पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इन्होंने भी वो वादा किया था कि माताओं को हम 500 रुपए देंगे और विधवा महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वो तो दिखा ही नहीं। हमने तो इन कम समय में महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये प्रश्न मैं पिछले कार्यकाल के लिए कर रहा था तो ये समझ में आता। ये प्रश्न तो इस कार्यकाल के लिए है, 6वीं विधानसभा के लिए है, तो अगर यहाँ का उत्तर दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरा चीज, वो अभी भी पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं आप लोग, 70 साल में ही अटके हैं वो। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय अध्यक्ष आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं, आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए इससे भी आगे बढ़ जाता हूं मैं, इसको भी आगे नहीं बढ़ा। एक प्रश्न पूछिए। एक और आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप आदेश कर रहे हैं तो आखिरी बिल्कुल पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जो महिलाएं जो 60 साल के ऊपर है, शादीशुदा है या परित्यक्ता है, क्या आप वो अगर हितग्राही है महतारी वंदन योजना के, तो उससे जो उससे पेंशन मिल रहा है तो उसको काट रहे हैं या यहाँ से 500 रुपए कम कर रहे हैं? दोनों में क्या सही है आप बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 60 साल की ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका पेंशन नहीं काटा जा रहा है, उनको अंतर की राशि दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अंतर की राशि मतलब आप महतारी वंदन योजना में 1000 उनको नहीं दे रहे हैं, 500 रुपए जो उनको पेंशन मिलते हैं वो 500 दे रहे हैं। हमने कहा अंतर की राशि दी जाए। वही तो अंतर की राशि कितनी है जी, 500। वही तो आप 1000 रुपए नहीं दे रहे उनको, 500 रुपए दे रहे हैं। आप ये सरकार का सरासर धोखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में सभी महिलाओं की बात आती है, और जो महिलाएं सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी की सेवा करने की आवश्यकता है तो बुजुर्ग महिलाओं की है। आप उन बुजुर्ग महिलाओं को 500 रुपए काट के दे रहे हैं, अंतर की राशि दे रहे हैं। आप दे दीजिए, जिन लोगों ने 5 साल माताओं और बहनों को ठगा 1000 के ₹500 को दे नहीं सके अपने कार्यकाल में, आप 1000 की बात करते हैं। 500 रुपए आप काट रहे हैं, आप यहाँ घोषणा कर लीजिए। माननीय आपसे ये निवेदन है कि 500 रुपए जो आप काट रहे हैं, जो कम दे रहे हैं लोगों को, आज हम सदन है, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए 500 रुपए के अंतर की राशि नहीं काटी जाएगी। हम जाएंगे आपके लिए। आप 500 रुपए नहीं काटे हैं, 1000 रुपए पूरा दे। बहुत सक्षम मंत्री हैं, 1000 माननीय सदस्यों के द्वारा जो बात कही जा रही है कि पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं, बात तो सुन लीजिए। अब आप लोगों को अवगत कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल तो कुछ किया नहीं, इसलिए आपको अवगत करा रहे हैं। अगर 500 रुपए विधवा महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दे पाए, हम तो कम समय में 12वां किस्त दे चुके हैं। जो अंतर की राशि है उसको 500 रुपए आप करेंगे। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य घोषणा करने के लिए बोल रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम माननीय प्रश्न क्रमांक 6 माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल जी के साथ में श्री राजेश मुंडा जी अधिकृत किए गए हैं, वो प्रश्न करेंगे।
सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय धर्मलाल कौशिक जी के प्रश्न क्रमांक 6 पर सम्मानीय मंत्री जी का उत्तर जो प्राप्त हुआ है, सम्मानीय मंत्री जी के पास शिकायतें किन किन जिलों के कितनी शिकायतें आई है, जिसके अंदर जो पैकिंग किया गया सामान है उस सामान के अंदर उसकी जो वजन दिया गया उस वजन से कम है, ऐसी कितनी कंपनियों की शिकायतें कितनी संस्थाओं की आपको प्राप्त हुई है। मैंने पूरे उत्तर में पढ़ा अध्यक्ष महोदय कि जिन जिन की शिकायतें प्राप्त हुई है उन शिकायतों में खाली एक ही एक प्रकरण का निराकरण किया गया और 5,000 रुपए जुर्माना सबके ऊपर लगा दिया कलेक्टर ने। तो क्या इसके नाम में खाली 5,000 रुपए तक है या उसकी तारीख खत्म हो गई या उसके अंदर वह व्यक्ति कम सामान बेच रहा है, तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई के कोई और भी कोई नियम है क्या, जो नियम स्पष्ट कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो शिकायतें मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 5,000 जुर्माना का ही प्रावधान है अध्यक्ष महोदय, इसलिए अधिकतर प्रकरण में 5,000 तक के फाइन किया गया। चलिए, और कोई प्रश्न? 5,000 तक का ही प्रावधान है, इसलिए 5,000 दिया गया। प्रश्न क्रमांक 7 द्वारकाधीश यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करवाना चाहता हूं और कुछ सवाल भी करना चाहता हूं, क्योंकि धान खरीदी के मुद्दा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार किसानों को जो धान बेचने में असुविधा हुई थी, बहुत लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था सही हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान का धान ही ऐसा था जिसकी दाम व्यापारी तय करते थे और अन्य वस्तुओं का दाम व्यापारी तय करता था। एक लंबे समय संघर्ष करने के बाद किसानों को ऐसे अवसर मिला कि सरकार की धान खरीदी के बाद उनकी दाम मिलने लगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धान खरीदी की जब शुरुआत हुई तो पूर्व की जो पंजीकृत किसान थे उसके बाद कितने ऐसे शिकायत आए हैं जिसमें रकबा कम कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न में माननीय अध्यक्ष महोदय रकबा का उल्लेख नहीं है। प्रश्न में आपने रकबा का उल्लेख कहीं नहीं किया है। आपके पूरे प्रश्न का निष्कर्ष यही है कि बोगस खरीदी कितनी हुई, चक्की कितना हुआ, भौतिक स्थिति क्या है। 3 प्रश्न है आपके, दूसरा प्रश्न सही जवाब दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न में आप इससे संदर्भित पूछिए। जी इसका उल्लेख है उसी में। माननीय मंत्री जी, धान खरीदी में अनियमितता, अवैध धान की पकड़, जिलेवार और जब्ती और जब्त धान की भौतिक स्थिति मैं जानना चाहता हूं। जहां पर जब्त किया गया है वहां पर वास्तव में वो धान वहां नहीं है और है तो आप बताएंगे, और नहीं तो उसकी जांच करवाएंगे क्या? चलिए, जब्त किए धान की भौतिक स्थिति जानकारी है तो जिले स्तर पर बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में अनियमितता, खरीदी अवैध, इसका शिकायत जो मिला था माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके संबंध में 10 जिलों में 25 प्रकरण दर्ज समिति का माध्यम से हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें 6 प्रकरण में FIR हुआ है, 1 सेवा से पृथक किया गया और 3 निलंबित किए, 10 कार्य से पृथक है और 5 को नोटिस जारी किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। जहाँ भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मैं आपसे कुछ अलग सवाल कर रहा हूँ। जो जब्त धान है उसकी भौतिक स्थिति आप बताइए, वास्तव में वहां जब्त शुदा धान नहीं है, उसकी आप जांच करवाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब धान की भौतिक स्थिति मात्रा सहित प्रपत्र में
दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। आपके रिकॉर्ड में है। मेरी बात मांग अलग है कि आप इसकी जांच करवाइए। रिकॉर्ड में जब्ती धान बताया जा रहा है, लेकिन स्थल में वो धान ही है, वो जिस मंडी में आप जब्त करके रखे हैं वो फिर से कोचिंग वापस हो गए हैं। और दूसरा एक प्रश्न और है कि जब्त धान कितने को वापस किया गया, उसमें कितने मंडी शुल्क मिला और मंडी शुल्क का मापदंड क्या है, कितना शुल्क लेके वो धान को वापस दिए गए हैं। केवल मंडी शुल्क दिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। मंडी शुल्क 158 रुपया लेते हैं 1 क्विंटल में, और जब नहीं पकड़ाता तो संबंधित व्यापारी 1000 रुपये का इनकम करता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध परिवहन को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए। सरकार की इतनी महत्वपूर्ण धनराशि 1 क्विंटल में 31 रुपया 1000 का इनकम व्यापारी कमा रहे हैं, और इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस कानून नहीं, केवल 168 रुपया। और दूसरा, प्रशासन 3 महीना केवल यही काम में लगी है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं। दिवाली के दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं तो जुआड़ी भाग जाता है, देखने वाला बैठे रहता है मैं नहीं खेल रहा हूं, तो वो सेटिंग वाले कोचियों का धान नहीं पकड़ा रहा है। आंकड़े बताने के लिए ये छोटे छोटे व्यापारी हैं। ये कैसे पता है, ये कैसे पता है कि जुआड़ी भग जाते हो, देखने वाले रहते हो? ये हकीकत है ना, हकीकत है। कई बार बचे नहीं, ये हकीकत इसलिए है वो ये सोचता है मैं निर्दोष हूँ, और जो अवैध काम करते हैं वो सेटिंग में है प्रशासन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है। शासन की बहुत धनराशि बिचौलियों को पास जा रही है, जो किसानों को पास जाना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जांच कराएंगे क्या भौतिक सत्यापन? आपके पास कोई जानकारी है तो दे दीजिए। मैं आंकड़े से ही दे दूंगा। आप दे दीजिए, भौतिक सत्यापन करा लेंगे। ठीक, धन्यवाद। श्री विक्रम मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ इस विभाग में सिस्टम अच्छा है। जो प्रश्न आए लिख के दीजिए, जांच करवाइए, और आगे पीछे की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा पारदर्शिता और क्या होगी? आप मांग रहे हो मंडावी, अच्छा है, सिस्टम अच्छा है। जो आए लिख के दो, जांच कराओ, आगे बढ़ो। मंडावी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीजापुर जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है और कितने आंगनबाड़ी केंद्र भवनविहीन है और कितने आंगनबाड़ी केंद्र किराए पे संचालित है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है उत्तर में दिया हुआ है, फिर भी अगर जानकारी चाहते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगी। कि कुल आंगनबाड़ी स्वीकृति 1188 आंगनबाड़ी स्वीकृत हैं और संचालित 1187। भवन भवन आंगनबाड़ी कितने हैं? भवन में आंगनबाड़ी भवनहीन आंगनबाड़ी की संख्या 495। माननीय ये भवनहीन आंगनबाड़ी की संख्या 495 माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो भवनहीन 495 आंगनबाड़ी हैं ये तब तक पूर्ण हो जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो भवनहीन की संख्या है उस पे चल रही है कार्यवाही, तो आने वाले समय में बनेगी आंगनबाड़ी और संचालित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं 2024-25 में आपने कितने कुल आंगनबाड़ी स्वीकृति दिए हैं और उसमें से कितने आंगनबाड़ी प्रारंभ हुए अभी तक? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 24-25 में आंगनबाड़ी की संख्या 255 है जो स्वीकृत हुए हैं। इसमें
प्रारंभ 48 से और जो निर्माणाधीन है वो 171 है। मैं अप्रारंभ कितने हैं माननीय मंत्री जी बताएंगे? 84 जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 84। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय, पिछले लगभग 1 सालों से सूचित आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें अप्रारंभ 384 बता रहे हैं, तो कब तक ये पूर्ण हो जाएंगे? तो ये अभी तक प्रारंभ नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या स्थिति, क्या वजह है जो आप मतलब शुरू नहीं हो पा रहे हैं अप्रारंभ में? आप प्रारंभ को कब तक शुरू कर देंगे? कोई इसलिए कार्य आरंभ क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अपूर्ण में जो निर्माणाधीन वो 171 हैं, जो 84 हैं, अभी लास्ट में स्वीकृति मिली है, तो चुनाव आचार संहिता स्टार्ट हो जाएगी। बता दिए, पूरा साफ बता दिए। जो आंगनबाड़ी पद, इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कुछ आंगनबाड़ी पद हैं, कार्यकर्ता के 10 हैं और सहायिका के 20 हैं, तो ये कब तक इसको पूर्ण भर्ती कर लेंगे? शीघ्र करा लीजिए। ठीक। मान जी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उमेश जी ने माननीय मंत्री जी को ज्यादा प्रश्न पूछ के परेशान कर दिया है, मैं बहुत सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं और मंत्री जी से अपेक्षा है कि इसका जवाब देंगे। नेताजी, क्षमा याचना के साथ आप भी यहाँ बैठते थे, वो मंत्री थे, अगर उस समय ये सब कर दिए होते तो ये स्थिति तो नहीं बनती वहाँ बैठने की। मगर आप इधर से उधर कैसे पहुंचे? राजेंद्र भैया, आप मंत्री महोदय वो बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 24,194 हितग्राहियों के मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे भुगतान की सूची से हटाया है। इसमें क्वेश्चन में आपने उत्तर दिया, ज्यादा परेशान मत। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, किसी हितग्राही की मृत्यु हो गई, ये जानकारी शासन को कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, जो इसमें शासन द्वारा जो जानकारी कैसे प्राप्त होती है मृत्यु होने पे, तो इसके 2-3 विषय हैं। एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भी जानकारी लिया जाता है, पोर्टल एक है, पोर्टल के माध्यम से उसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें स्वयं उनके घर के कोई व्यक्ति हैं तो आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कोई हमारे घर के कोई मृत्यु हो गए हैं, ऐसे करके जानकारी प्राप्त करें। चलिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ जब तक कागज ना आ जाए। हितग्राही जो मर गया हो तो अपनी जानकारी दे नहीं सकता कि मैं मर गया, न उसके घर वाले जानकारी देंगे, क्योंकि 1000 रुपया आप दे रहे हो प्रति माह। तो आपका पटवारी का प्रतिवेदन आता है कि तहसीलदार के पास आता है, फिर कलेक्टर के पास आता है, फिर शासन को कैसे पहुंचती है, और शासन तक पहुंचने में कितने महीने का समय लग जाता है। उतने महीने तक आप हितग्राहियों को जो पैसा देते हैं वो कहा जाता है कि उसको वापस देते हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, और क्योंकि जब हम पैसा हितग्राहियों के खाते में डिप्टी के माध्यम से देने वाले होते हैं, उससे पहले एक जांच होती है जिसमें कितनी मृत्यु दर आए हुए हैं, कितने का खाता लॉक हो गया है, मतलब कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो ऐसे करके जानकारी प्राप्त होती है। माननीय अध्यक्ष, बहुत सरल प्रश्न है, परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं। मृत्यु होने के कितने महीने बाद